हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम चैप्टर पढ़ रहे थे। उस पर हमने लास्ट प्रीवियस कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे थे। न्यूमेरिकल में हमने एक चीज़ देखा था, इलेक्ट्रिक बल्ब वाली हमने न्यूमेरिकल की थी। ठीक है, टोटल एनर्जी इसमें हमने बिलिंग कॉस्टिंग निकाला था। चीज़ें क्लियर है? ओके, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो हम न्यूमेरिकल वेराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल कवर करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट के, और देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। दैट वाज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के जो न्यूमेरिकल्स थे पावर के, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम उसको कैच करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो पहला है। पहले तो आप बताओगे कि पावर क्या डिफाइन है। पावर, आप पावर डिफाइन कर लो। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर इन अ हाउस होल्ड। क्वेश्चन सुनना है फिर से। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर इन अ हाउस होल्ड। ठीक है, इन विच हाउस होल्ड इन विच 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट। वॉट इज एन यूनिट ऑफ पावर। वोल्ट इज एन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको यूनिट, मुझे प्रीवियसली अभी किसी ने तो अभी पूछा था कि सर ये वोल्ट और पावर में क्या है, आपको यूनिट कंफर्म नहीं है। आपने बेसिक क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा है। ठीक है, क्यों नहीं देखा है? बेसिक क्लासेस में आपने ध्यान ही नहीं दिया, हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप लोगों की पढ़ाई बराबर अप टू डेट नहीं है। पहले वीडियोस देखिए जहाँ पर हमने डेफिनेशंस और थ्योरी को यूज़ किया है, थ्योरी को, चीज़ों को सीखा कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट ही नहीं पता तो आप किस तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को टैकल करोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यूनिट देख के ही डर जाओगे तो कैसे बनेगा न्यूमेरिकल। उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन आप वीडियो से गो थ्रू ही नहीं करते, आप एक बार देख लेते हो फिर नहीं समझ में आया तो फिर से 2, 3, 4, 10 बार रिपीट कीजिए ना। आपके पास अवेलेबल है वीडियो, ये जो फैसिलिटीज़ है आपके पास वीडियो अवेलेबल होने की, उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, उसको कंटिन्यूस फॉर्म में देखिए। अगर आप नहीं देखोगे तो कैसे चीज़ें बनेगी। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी मतलब आंसर जूल में आएगा क्योंकि एनर्जी के बारे में बात हो रही है। मंथ कौन सा है? नवंबर के मंथ में बात हो रही है। नवंबर में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, 30 या 31, ये आप पता कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? हाउस इन विच 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वॉट। 4 डिवाइसेज जो पर्टिकुलर 500 वॉट ईच आर यूज्ड डेली फॉर 10 आवर्स। तो चलो अब जो मैंने पढ़ा है उसको क्वेश्चन में गिवन में देखते क्या बनाएंगे। सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगा नवंबर मंथ के लिए होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नवंबर मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है। एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में 4 डिवाइस है, 4 डिवाइस है जिसमें ईच डिवाइस 500 वॉट का है। वॉट मतलब क्या होगा, पावर होगा। तो पावर इज गिवन एज 500 वॉट पर डिवाइस। सो टोटल पावर कितना होगा? एक डिवाइस का 500 है, 500 वॉट है, तो 4 डिवाइस का कितना हो जाएगा? टोटल पावर विल बी, ओके, टाइम दिया, टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम इज गिवन एज 10 आवर्स। हाँ या ना? अब आते हैं टू फाइंड। टू फाइंड में क्या कह रहा है? टू फाइंड क्या फाइंड करना हमें, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है भाई? ओके, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब ई फाइंड करना है, ई फॉर एनर्जी। चीज़ें क्लियर है? ओके, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन कहता है पहले तो हम पावर तो निकाल ले। टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइस है सर, 4 डिवाइस है। कॉमन सेंस कहता है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। एक डिवाइस 500 वॉट अगर यूज़ कर रहे तो 4 डिवाइस कितना करेगा सर? 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कितना होगा? 2000 वॉट। सो टोटल पावर कितना यूज़ करेगा? 2000 वॉट यूज़ करेगा। अब हमें एक चीज़ पता है, 1000 वॉट को हम क्या कहते हैं? 1 किलो वॉट। हाँ है ना? 1 किलो वॉट मतलब ये कितना हो गया? 2000 वॉट विल बी इक्वल्स टू 2 किलो वॉट। हाँ या ना? चीज़ें क्लियर है? मतलब 2 किलो वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर रही है। कितने दिन के बारे में बात हो रही है? 10 आवर्स के बारे में बात हो रही है, 10 आवर्स। चीज़ें क्लियर है? मतलब एक दिन में
अगर सिर्फ पावर के बारे में बात करें, जो 4 डिवाइस पावर यूज करें 2 किलोवाट, अभी कितनी देर तक चलेगा? 10 आवर्स तक। तो टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। एनर्जी कंज्यूम्ड, कोई यहाँ पे फिजिक्स, कोई यहाँ पे मैथ्स नहीं है। एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एनर्जी कंज्यूम पर डे, एक दिन में कितना होता है? अगर चारों डिवाइस मिला के सर 2 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, ये तो 1 आवर का हुआ ना, पर आवर के हिसाब से बात हुई। 500 वाट का है मतलब पर आवर ही होगा। 2 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं सर, इसे 10 आवर्स के लिए चल रहा है, तो 10 आवर्स के लिए एनर्जी कंज्यूम होगा 2 किलोवाट इंटू 10 आवर्स। सर 10 आवर्स के लिए चल रहा है सर, ये तो पर आवर के बारे में बात हो गई है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोवाट पर आवर। 20 किलोवाट पर आवर नहीं, सॉरी 20 किलोवाट आवर हो जाएगा, पर आवर नहीं, पर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई। 20 किलोवाट आवर, हाँ है ना। अब वो कह रहे कि आपको ये तो एनर्जी अपने पर डे के हिसाब से निकाला है ना, अब आपको मंथ के हिसाब से निकाला है। मंथ कितना? नवंबर में मंथ डेज कितने? 30 डेज। अगर सर 1 डे में 20 किलोवाट आवर होता है तो 30 डेज में कितना होगा? तो लिखते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज will be equals to 30 into 20, 600 किलोवाट आवर। 600 किलोवाट आवर, बहुत ही आसान। क्या था इसमें? ऐसे कौन सी फिजिक्स थी? कोई फिजिक्स नहीं, कोई मैथ्स है, कोई मैथ्स नहीं, सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसको तो हम चॉकलेट्स के साथ भी कर सकते हैं, हाँ है ना। एक चॉकलेट 2 रुपये की, 10 चॉकलेट्स कितनी की? 10 इंटू 2 20 रुपीज़ की। चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अब एक चॉकलेट 10 आवर्स में खाते हो तो ये सारी क्या बेसिक कैलकुलेशन ही है। ऐसा कोई इसको फिजिक्स नहीं समझना है कि ये भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा हमसे, ये क्या बता दिए सर आपने पावर एनर्जी, ये क्या है सर? ये किसका यूनिट है? ये पावर का यूनिट है। चीज़ें क्लियर है? ये एनर्जी है। किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर का मतलब जूल होता है सर, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल होता है। इसके आइंदा से इसके बाद आप जब भी कहीं जूल देखोगे तो किसके बारे में बात होगी? एनर्जी के बारे में बात होगी। 9th 10th 11th 12th आप कितनी भी स्टडी कर लो, जूल मतलब एनर्जी ही होती है। पूछना नहीं है अलग से कि जूल मतलब क्या होता है। जूल का मतलब एनर्जी होता है। वो एनर्जी किसके बारे में? अब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इसलिए लाइट एनर्जी के बारे में बात होगी। अगर ये हीट का न्यूमेरिकल होता, अगर यहाँ पे हीट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हीट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये हीट के बारे में बात हो जाती है। अगर हम बात करें वाटर से कोई तो भी चीज़ बोला एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जा रहे हैं, वाटर के बारे में बात करें तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एनर्जी हो जाती है। मतलब क्या होगा? सिर्फ एनर्जी का नाम चेंज होगा, पर जूल है मतलब एनर्जी ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एनर्जी कैसी भी हो सकती है। चाहे सन से ले लीजिए एनर्जी, जूल में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जूल इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। चीज़ें क्लियर है? वॉट क्या होता है? वॉट सिर्फ और सिर्फ पावर, हॉर्स पावर सुना है? हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर मतलब पावर क्या होता है? पावर हमेशा वॉट में होता है। अगर कहीं पे भी आप देखोगे 60 वॉट का बल्ब है आपका, आपकी LED 10 वॉट की, 20 वॉट की, 40 वॉट की है, मतलब क्या? वो उसका पावर है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल वो लाइट है, कितना ज़्यादा पावरफुल वो इंस्ट्रूमेंट है। 1000 वॉट, अब जैसे लोग जो म्यूजिक स्पीकर्स होते हैं 1000 वॉट, 250 वॉट, इतने ज़्यादा वॉट के होते हैं, मतलब क्या उसमें इतना ज़्यादा क्षमता है, उतनी ज़्यादा उसमें पावर है। तो वॉट जहाँ दिखेगा वो पावर होता है। कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल में एक चीज़ ऐसी देखने मिलेगी, यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, 100 वोल्ट 60 वॉट। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि ये वॉट वोल्टेज कन्वर्ट हुआ है वोल्ट में, ना, ये कन्वर्जन नहीं है। ये क्या है? वो कह रहे हैं एक बल्ब है जो वोल्टेज है 100 वोल्टेज पे वर्क कर रहा है और उस बल्ब का पावर है 60 वॉट। ऐसा लिखा जाता है एग्जाम्स में भी, आपको इसी तरीके से टर्मिनोलॉजी मिलेगी। ऐसा बच्चों जैसे नहीं मिलेगा, बड़े हो गए हो अभी, हर चीज़ स्पेसिफिकली नहीं मिलती है। इसी चीज़ों को घुमा के पूछते हैं ऐसे, फिर बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड हो गया। नहीं हार्ड है, हार्ड का हुआ है भाई। ये समझ में आया ना क्या है? वोल्टेज 100 वोल्ट है सर और पावर 60 वॉट है, तो ये समझने में क्या दिक्कत है? ये भी तो वही बात है, लिखने का तरीका चेंज हुआ है। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं प्रेजेंटेशन चेंज होता है, हमें प्रेजेंटेशन को सुधारना है। इसलिए तो हम कहते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, गिवन टू फाइंड सोल्यूशन, ये क्या लिखा है इस तरीके से लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन सुधार रहे हैं।
प्रेजेंटेशन सुधारने से क्या होता है, एक इम्पैक्टफुल आंसर जनरेट होता है। इम्पैक्टफुल आंसर जनरेट होने से क्या होगा, आपका टीचर पे इंप्रेशन, आपके नॉलेज का गारंटी, आप कितना ज़्यादा अपने नॉलेज ग्रास्प किया, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, सब चीज़ें पता चलती है, ओवरऑल एक लुक आता है। चीज़ें क्लियर है। तो ये जो तरीका लिखा था, क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें 100 वॉट से, तो पता नहीं मैग्नीट्यूड शायद से अलग हो, पर कुछ इसी तरीके से था। मतलब एक बल्ब पे जो भी होगा, एक बल्ब पे जो 100 वॉट पे वर्क कर रहा है, जिसका पावर 60 वॉट है, हमने इसमें कंबाइंड लिख दिया, ये अलग हो गया, इसी को कंबाइंड करके इस फॉर्म में लिख दिया। चीज़ें समझ में, लिखने का तरीका चेंज होता है, उनको चीज़ों को समझना है। और ये चीज़ें कब समझ में आती है, ये चीज़ें तब समझ में आती है जब बुक आप रीड करते हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, जब आप बहुत बुक्स को कंटिन्यूस पढ़ते हो, उसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड देखते हो कि यार ये ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। दिस इज़ नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री में होता है कि लिखा है मतलब लिखा है, यही है तो यही है। साइंस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन। इट कैन बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनी अदर सब्जेक्ट, मैथ्स, एप्लीकेशन। अब चीज़ों को समझ पढ़ लेते हो, उसको अप्लाई करना आना चाहिए यार, तभी हम साइंस स्टूडेंट होते हैं। हम आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है। वी आर नॉट स्टडिंग लाइक, दिस इज नॉट एन आर्ट सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू जस्ट रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। बस पढ़ के आइए 2 पेज, वो 1 पेज का आंसर, 2 पेज का आंसर पढ़ के आइए, बस उतना 2 पेज का आंसर लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। नो, दिस इज साइंस। यू नो, साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड ऑल थिंग। मतलब कहते हैं डे टू डे लाइफ में आप नई चीज़ें सीखते हो, तो ये सीखोगे, सीखना पड़ता है। और सीखोगे कब, जब पढ़ोगे। बिना पढ़े, बिना रिवीजन किए आप ऐसा कह रहे हो कि हमने वीडियो देख लिया, किसी भी लेक्चर, किसी भी सर का, स्कूल का हो, किसी क्लास का हो, हमने वीडियो देख लिया, हमें सब आ गया। वीडियो देखने से आता तो सब होशियार हो जाते हैं। वीडियो देखने के बाद जो अप्लाई करता है, जो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, जो सीखता है, जो चीज़ों को अप्लाई कर सकता है, उसी से बन पाती है। चीज़ें क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ें समझ में, बेसिक पार्ट था, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल मैंने उठाया था, ठीक है, इसीलिए मैंने यूज़ किया ये। ओके, अब फिर से एक बेसिक पे आते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहे हैं, एक कार है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फिर से बेसिक है। एक कार है, ये मूव कर रही है विथ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन फाइंड करना है हमें, वर्क डन हमें फाइंड करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। चीज़ें क्लियर है? वर्क डन हमें फाइंड करना है। और क्या कह रहे हैं, ओके, टू स्टॉप दिस कार, मतलब एक फाइनल पोजीशन आएगी कहीं, यहाँ पे रुक जाएगी, मतलब ये रेस्ट, स्टॉप करना है ना, तो रेस्ट हो जाएगा, स्टॉप कंडीशन रेस्ट। तो अब क्या सिंपल सी बात है, कार को रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो रुकेगी, अपोजिट डायरेक्शन। हो सकता है दिस माइट बी अ ब्रेक और एनी अदर प्लैंक, एनी अदर पर्टिकुलर मटेरियल जिससे आप रोक रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं इस केस में ब्रेक्स है, अब एक कार मूव करिए, वो ब्रेक अप्लाई करा है, ब्रेक कैसा, अपोजिट डायरेक्शन का ब्रेक, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, मतलब फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है वो। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब हमें मास गिवन है, मास कितना गिवन है, अच्छा हमने गिवन नहीं लिखा किसमें, ओके, गिवन मास इज ऑफ 1000 kg, 1000 kg की कार है, वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टू फाइंड वर्क डन, एक चीज हमें ध्यान देनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे व्हीकल मूव कर रही है, व्हीकल मूव कर रही है मतलब कहीं ना कहीं एक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कौन सा, हमें 2 एनर्जी पता है सर, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द हाइट, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द स्पीड और वेलोसिटी, वी कैन से स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है सर, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है। और एक चीज़ हमने पढ़ा था सर, अगर ये व्हीकल मूव कर रहा है मतलब जिसकी पहले हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है सर, ये रेस्ट है, मतलब इसका जो फाइनल पोजीशन है इस पर ये रेस्ट कंडीशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सर, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट कंडीशन है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब वर्क डन के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, वर्क 1000 कीजिए ना, ओके,
वर्क डन फाइंड करते हैं सोल्यूशन। अब हमें पता है कि वर्क डन हम स्पीड, जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने ये न्यूमेरिकल देखा था इस तरीके से कुछ एक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। चेंज है मतलब सर, चेंज मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ऐसा ही होगा। चेंज है ना, चेंज मतलब क्या, दो पोजीशन के बीच में डिफरेंस। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन में हमने फाइनल वेलोसिटी को यूज़ किया, इनिशियल पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ कर लिया, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस, सभी पता नहीं आपने किया नहीं किया, यूनिट, यूनिट आपने सबने यूज़ किया। यूनिट में देखो क्या है, यहाँ पे चीज़ें किलोमीटर पर आवर में होता है, किलोमीटर पर आवर, पर क्या ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर? हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फिर से यहाँ पे यूनिट्स की बात आ गई, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स। बिना यूनिट के काम नहीं बनेगा, यूनिट अगर गलत होगी तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। आपको फैक्टर याद आ रहा है, किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 5/18, हाँ है ना। मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाइड बाय 18/5। चीज़ें क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, 72 इंटू 5/18, 18 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट हो गया, सीधा सीधा कन्वर्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट। आप वो भी फैक्टर यूज कर सकते हो 1000/3600, आप वो भी फैक्टर यूज कर सकते हैं, पर ये ठीक है। 0 इंटू 5/18, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, 0 मीटर पर सेकेंड। चलो अब ऐसा यूनिट में हो गया, हाँ, मास इज केजी इज ऐसा यूनिट, ओके। वेलोसिटी एंड स्पीड मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, ओके। चलो ठीक है, तो अब वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू हाफ और m को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा, हाँ है ना, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ, m कितना है 1000, m इज 1000, v की वैल्यू कितनी है, v इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, 0 स्क्वायर माइनस u इज 20 स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है? जैसे न्यूमेरिकल हमने किया था, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस 500, वर्क डन इक्वल्स टू 500 इंटू माइनस ऑफ 400, 20 का स्क्वायर 400, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, 2 0 0 0 4 टाइम्स 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एनर्जी है तो जूल, वर्क डन है जूल। चीज़ें क्लियर है? दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। जैसे न्यूमेरिकल हमने किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ें क्लियर है? ओके, रिपीट हो गया हो तो कोई बात नहीं, एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, और एक बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते, बहुत ही बेसिक। चीज़ें क्लियर है? ओके ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg A block of mass 5 kg is lying on a frictionless table। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल है, इस पे एक ब्लॉक लाई कर रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg। फ्रिक्शनलेस टेबल कंडीशन ऐसे जब दिया जाता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसका मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप मूव करोगे इस पर्टिकुलर टेबल पे, टेबल के सरफेस पे, तो जो अपोजिंग फोर्स है वो जीरो रहेगा। मतलब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स का आपको कंसिडरेशन नहीं करना है। फ्रिक्शनलेस कंडीशन का मतलब ये होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल में देखोगे, व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सरफेस और ऑन रोड विच इज फ्रिक्शनलेस,
बॉक्स इज मूविंग ऑन अ टेबल विच इज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि जो अपोजिंग फोर्स, अगर इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टेबल क्या करेगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो अपोज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। पर हमने पहले ही कह दिया कि दिस इज फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स इज अप्लाइड 20 न्यूटन। न्यूटन इज एन यूनिट फॉर फोर्स, यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है। इज अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, टाइम इज गिवन फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम इज गिवन फॉर 10 सेकेंड, मास इज 5 kg, मास इज 5 kg। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है चीज़ें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप देखते हैं पहले गिवन क्या है, m गिवन है, यस m इज गिवन। क्या हमारे पास v है, नहीं हमारे पास v गिवन नहीं है। तो क्या हम v फाइंड कर सकते हैं, हाँ v फाइंड कर सकते हैं, पर कौन से तरीके से, आप बताइए v फाइंड करने का तरीका बताइए। अब देखिए यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन, चीज़ें क्लियर है। अब सोचिए एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, क्या लॉजिक हो सकती है इसके पीछे, v कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द पॉसिबल वेज, आ गया अभी तक, फाइंड कर लिया आपने। चलो ठीक है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करनी है, पर हमारे पास v गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन है। इसका मतलब है कि हिंट है कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स गिवन है, तो फोर्स से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमें पता है, ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं, फोर्स कितना गिवन है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यस। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, लॉजिक देखिए, फोर्स कितना है 20 न्यूटन एंड मास 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऐसा यूनिट है दोनों का, न्यूटन और मीटर पर सेकंड, यस। दिस विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। चीज़ें क्लियर है, तो आपको ये पता चल गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने स्टडी किया। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, याद आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ से हम v फाइंड कर सकते हैं, हाँ है ना, v फाइंड कर सकते हैं, यस। अब वो क्या कह रहा है, ब्लॉक इज मूविंग इन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, फोर्स इज अप्लाइड फॉर इट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, फोर्स इज अप्लाइड। तब इस केस में हम कंसिडर करेंगे तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी 0, फ्रिक्शनलेस कंडीशन है 0, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनिशियल पोजीशन, अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब नेक्स्ट ये पहला फ्रेम है, सेकंड फ्रेम क्या करें, हम फोर्स अप्लाई करें, मतलब इनिशियली वो कैसा था, रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्या यहाँ से v आ जाएगा, यस, v इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है, दैट इज 4, टाइम इज फॉर 10 सेकेंड्स, सो वेलोसिटी विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसा लॉजिक बनता है, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ चले गए, हाँ है ना, ये चीज़ें क्लियर है। 40 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या गिवन था, फोर्स गिवन था, फोर्स हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, स्टेप्स देखिए। फोर्स से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था, जो हमारा बेसिक एम था कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पर यहाँ पे मास का तो यूज़ है, वेलोसिटी का यूज़ क्या है। अब ये जो गिवन है इससे कोई हिंट पता चलती है, फोर्स से बन सकता है कि यस, फोर्स से डायरेक्ट वेलोसिटी यहाँ नहीं आ सकती, पर फोर्स से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन निकालिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हमने यूज़ किया है इक्वेशन ऑफ मोशंस को, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे हमने फोर्स एंड मोशन में अगर जो न्यूमेरिकल या फिर जो फॉर्मूला पढ़ा था वो वही अप्लाई होगा, नहीं। हमने अभी कहा था स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन इज मस्ट, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, आपको सभी फॉर्मूले सभी कंडीशन को पता होना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u वॉज इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी, कंसीडर कैसे किया 0, बिकॉज अ बॉक्स वॉज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, आफ्टर दैट यू आर अप्लाइंग फोर्स, मतलब इनिशियली वो कैसा है, रेस्ट कंडीशन में,
तो u इक्वल टू 0। लॉजिक समझ में आ रही, घुमा के क्वेश्चन देखो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था पर लॉजिक देखो कितनी सारी अप्लाई, कितने सारे कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। अब तो आसान बन गया, अब कोई भी निकाल लेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से कौन कैसे सॉल्व करेगा, यहाँ से आंसर, ये तो सब रेडी हो गया ना, सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी है, तो आप कुक करोगे तो चीज़ें बनी जाएगी। यहाँ से जो सॉल्व करेगा इट्स नॉट इंटेलिजेंसी पार्ट, या फिर यहाँ से जिसका आंसर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि उसे न्यूमेरिकल आ गया। अगर ये पार्ट आ गया है किसी का तो समझ में आना है कि उसको कंसेप्ट समझ में आया। ये तो सब रेडी है, अब क्या तो सब कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो सभी को आता है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को कैलकुलेशन आता है। मास कितना गिवन है, मास 5 kg गिवन है, v कितने है 40 है, 40 का स्क्वायर सभी को आता है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 40 इज 1600, दैट इज 1600। इसे आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 800। काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 5 40 जूल। एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी को आ गया है ना। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये आप अगर खुद से भी सॉल्व करोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही ईजी है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वॉज दिस पार्ट। ये कैसे आपने अप्लाई किया, ये आपको समझ में आया क्या, ये पर्टिकुलर टेक्निक ये आपको समझ में आई क्या। अगर ये एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आता है तो हाँ, आप खुद को कंसिडर कर सकते हो, खुद को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ हमें न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझ में आया है। ये पार्ट तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी जादू या फिर रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गिवन था ये लॉजिक है, ये मैजिक नहीं है पर ये लॉजिक है, और लॉजिक इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स या फिर साइंस में मैजिक नहीं है, हम मैजिक पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कंसेप्ट, हम बिलीव करते हैं न्यूमेरिकल, हम बिलीव करते हैं प्रूफ्स। ये है हमारे प्रूफ कि हमें आता है हम कैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एक अच्छे तरीके से हम अपने यूज़फुल चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सर आपने एक न्यूमेरिकल समझा दिया है, लॉजिक ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यही लॉजिक अप्लाई होगी। आपने देखा होगा प्रीवियस वॉज कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालना है पर अलग तरीके से। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन सेम है, फोर्स टाइम मास वही पैटर्न है, वर्क एंड एनर्जी के ही न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं पर सभी में तरीका अलग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे कंटिन्यूस तब तक ये चीज़ों को आपको नहीं समझ में आएगा। न्यूमेरिकल छोटा सा है और लॉजिक बहुत सारी है। चीज़ें क्लियर है? राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास हम लॉजिक अप्लाई किए, मतलब फर्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और लास्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चीज़ें क्लियर है? चलो, थैंक यू।